इसी चैनल पर पॉलिटी की क्लास, हिस्ट्री क्लास, डेली करंट अफेयर। देखो हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, तो मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्लास और स्पेशल फैक्ट की क्लास आपके लिए लेकर। चौहान वंश उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली वंश था, जिस चहामान भी बोलते थे, चहामान भी बोलते हैं, ठीक है, चहामान या चौहान, उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली वंश। दूसरा, पृथ्वीराज चौहान इस वंश का वीर प्रतापी व अंतिम शासक। रात के 12:30 बज रहे हैं, रात के 12:30 बजे मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 12:30 बज रहे हैं, देखिए 12:30 बज रहे हैं, 00:25। ये ना एक योद्धा है, एक प्लेयर है, खिलाड़ी है। कौन? पृथ्वीराज, ये मोहम्मद घुरी। एक ऐसा योद्धा है, एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे सीखना है, जिसे जीतना है, जिसे हारना भी है लेकिन जीतना है। वो गिरेगा भी, जीतेगा भी। ये कहता है मैं जिंदगी में चाहे कितना भी हार जाऊं, लेकिन मैं लास्ट तक कोशिश करूंगा। मैं जब तक जीत नहीं जाऊंगा, मैं जब तक कोशिश करता। हेलो फ्रेंड, मैं आपके लिए पैट की सीरीज में एक अगली नेक्स्ट क्लास जो लेकर आया हूँ वो है आपका जो हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री का ही टॉपिक है। एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के बीच का टॉपिक है ये आपका राजपूत काल। तो राजपूत काल से क्वेश्चन आना स्वाभाविक सी बात है। इस बार कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कि राजपूत काल से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए। तो राजपूत काल में हम जो देखेंगे सबसे ज़्यादा देखेंगे चौहान वंश से बात करने वाले। तो मैं हूँ पारस संत, जो आपके लिए इसी चैनल पर पॉलिटी क्लास, हिस्ट्री क्लास, डेली करंट अफेयर। देखो हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, तो मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर क्लास और स्पेशल पैट की क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चैनल में जाइए, देखिए क्लास को, और पूरे कोर्स जो भी हमने प्ले लिस्ट बना रखी है स्पेशल पैट की, जितने हमारे क्लास डाले हैं उनके लिए प्ले लिस्ट बनी है। तो क्लास को पूरी देखें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम देखते हैं सबसे पहले राजपूत काल। राजपूत काल कितने समय से कितने समय तक था? राजपूत काल का अगर हम समय देखें तो कितने समय से कितने समय था? 800 से 1200 ईस्वी। 800 ईसा पूर्व, 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी, ये आपका राजपूत काल है। तो मैंने आपको इससे पहले वाली जो क्लास रही है, जिन लोगों ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी, हर्षवर्धन, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके हर्षवर्धन की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर्षवर्धन, वो जाके देख लें। मैंने आपको उस क्लास में मैंने बता दिया है जितना भी मैं पढ़ाता हूँ। मेरे पास सोर्सेस हैं, मेरे पास एक नहीं 2 किताबें और साथ के साथ अपने नोट्स हैं। उन तीनों सोर्सेस से मैं जितना मटेरियल बनता है उसे लेकर मैं आपके सामने आता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको एक अच्छा कंटेंट देने की। एग्जाम ओरिएंटेड मैं कोशिश करता हूँ, जो फालतू की चीज़ें हैं उन्हें अलग रखते हुए आपको केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें दी जाएँ। अदरवाइज अगर मैं आपको पूरा कराने लगूँ तो ये शायद बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे होने में ही कई दिन लग जाएंगे, लेकिन पैट आपको उतना डीप नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो जो राजपूत काल है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है, राजपूत काल की ड्यूरेशन, मतलब जो राजपूत काल है वो कितने समय से कितने समय तक था? 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी। 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक क्या है आपका राजपूत काल मिलता है। अब राजपूत काल में जो देखो, राजपूत काल की ना अलग अलग डेफिनेशन है। अगर राजपूत काल की डेफिनेशन देखें तो अलग अलग डेफिनेशन मिलती है। कहा जाता है हर्ष की मृत्यु के बाद, मतलब हर्ष कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर पश्चिम भारत में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। उत्तर पश्चिम राज्यों में जब हर्ष की मृत्यु हो गई, कौन? राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर पश्चिम के छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में स्वतंत्र राजाओं का, राज्यों के शासन के राज्यों में शासन आया, वो राजपूतों का शासन आया। सिंपल सी भाषा में अगर आप समझना चाहो, जैसे एक बड़ा वंश गया, उसके बाद छोटी छोटी शक्तियों का उदय हुआ। ये हमने एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत अच्छे से देखा है। जब एक बड़ी शक्ति जाती है, छोटी छोटी शक्तियाँ आती हैं। ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। वो मैं सोचा लाइन के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर दूँ, बट लाइन के हिसाब से एक्सप्लेन करना थोड़ा आपकी समझ में नहीं आएगा कि लाइन के हिसाब से एक्सप्लेन किया तो मैंने। तो बस इतना समझ लो, जब एक बड़ी शक्ति जाएगी, छोटी छोटी शक्तियाँ अपने आप को क्या कहेगी, मैं भी राजा, मैं भी राजा, मैं भी राजा। और यही भारत की गुलामी का सबसे बड़ा कारण था। भारत की गुलामी का सबसे बड़ा कारण क्या था? यही भारत की गुलामी का सबसे बड़ा कारण था। भारत पे चाहे मुगलों ने राज किया, तुर्कों ने शासन किया, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, उन सबका जो मेन कारण था वो यही था, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को राजा घोषित करता था, कहता था मैं राजा। कभी भी यहाँ के जो राजा रहे वो कभी भी एकजुट होके नहीं रहे। और मैं आपको बता दूं, राजपूत काल, जो इतिहास का जो राजपूत काल रहा है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा काल रहा है जिस काल ने मुगलों को आने का रास्ता खोल दिया। और जब मुगलों को आने का रास्ता खुला
तो यहीं से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को आने का रास्ता खुल रहा है। क्योंकि मैं ये कह नहीं सकता, प्रूफ भी है, ये सच है, राजपूत जो शासक रहे हैं बहुत अच्छे शासक रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी ये रही उनके अंदर, कभी वो एकजुट होके नहीं रहे, कभी भी वो एकजुट होके नहीं रहे। तो सबसे बड़ी कमी थी। अगर ये लोग एकजुट होकर रहे होते तो किसी भी ताकत की इतनी हिम्मत नहीं थी किसी भी शक्ति में, जितने भी थे, जितने मुगल रहे, तुर्क रहे, अरबी रहे, ठीक है, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले रहे, किसी के अंदर भी इतनी ताकत नहीं थी कि भारत पर आकर आक्रमण कर देते। क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं भाई साहब कि सिकंदर भी, एंशियंट हिस्ट्री में देखते हैं सिकंदर जो 19 साल की उम्र में एक सपना देखता है कि उसे विश्व विजेता बनना है और निकलता है विश्व विजेता बनने के लिए और जीतता हुआ भी आता है, लेकिन वो भी भारत पर आक्रमण करने नहीं आ पाता। जब एंशियंट हिस्ट्री में सिकंदर की इतनी औकात नहीं हुई कि भारत पर आक्रमण कर दे आके, उसने पता था कि मगध राज्य एक ऐसा है जहां पर अगर उसने, कि मगध का उस टाइम शासक कौन है, धनानंद, घनानंद बोलो, ठीक है, तो वो भी डर गया था भारत से। तो भारत अगर गुलाम हुआ, खुद अपनी ही गलतियों से, अपनी ही कमियों से गुलाम हुआ था। और ये जो राजपूत काल है, इसी की देन कह सकते हैं, एक राजपूत काल की ही देन है जो भारत को एक गुलामी का रास्ता प्रशस्त कर दिया, गुलामी का रास्ता खोल दिया, क्योंकि ये लोग कभी भी एकजुट होके नहीं रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, ईश्वर प्रसाद के अनुसार, एक इतिहासकार है ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद के अनुसार राजपूत काल को भारत के राज्यों के भीतर का काल कहा गया है। समझ में आए कुछ? ईश्वरी प्रसाद ने कहा जो राजपूत काल है वो पूरे भारत का काल नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखो, ये ना भारत के जो छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, सबसे फेमस अगर कोई राज्य है राजपूत कालों के लिए तो वो राजस्थान ही है। तो जो राजपूत काल है ये भारत के जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके भीतर का काल है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ता है, अगर आपको राजपूत काल बहुत ज्यादा पढ़ना है तो आपको किसी विशेष स्टेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप इसे राजपूत काल को पढ़ पाओगे। क्योंकि यूपी में तो वैसे भी राजपूत काल का कुछ ज्यादा विशेष योगदान नहीं है यूपी में, तो इसलिए यूपी में राजपूत काल से आना की संभावना कम बनती है। लेकिन अभी क्या है, जो देखो एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम जो बनते हैं ना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनते हैं, किस तरह की गवर्नमेंट है, किस तरह की मानसिकता वाली गवर्नमेंट है। अभी जो गवर्नमेंट है वो इसे थोड़ा सपोर्ट करती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसके लिए लेकर आया हूँ। तो अभी एक चीज हो रहा है, दूसरी एक मूवी आई पृथ्वीराज चौहान, तो वहां से भी कोशिश हो, शायद संभावनाएं बन सकती हैं कि अगर किसी पेपर बनाने वाले ने वो मूवी देख ली तो हो सकता है पूछ ले। और चंद्र बरदाई, उनके बारे में पूछा जाता रहता है, तो इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इसलिए हमें ये पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा हम छोड़ नहीं सकते, चाहे कुछ भी हुआ चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपको राजी राजी गहराजी पढ़ना ही होगा, छोड़ा नहीं जा सकता कुछ भी, चाहे आप ज़्यादा ना सही थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ लो। तो उन्होंने क्या कहा, ईश्वरी प्रसाद ने, जो राजपूत काल है भारत के राज्यों के भीतर का काल है। दूसरा, कुछ विद्वान राजपूत को अग्निकुंड से पैदा हुआ मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं जो राजपूत हैं, कि जो राजपूत हैं वो कहाँ से आए हैं, अग्निकुंड से पैदा हुए थे, राजपूत अग्निकुंड से पैदा हुए हैं, कुछ विद्वान कहते हैं। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार जो राजपूत हैं अग्निकुंड के। अब इसमें किसी का नाम नहीं है, बस एक टर्म है, मैंने नॉर्मल लिख दिया आपको समझने के लिए। एक ये बड़ा फेमस है कर्नल टाड, कर्नल टाड एक इतिहासकार हैं, बड़े फेमस हैं भाई साहब, इनके स्टेटमेंट वैलिड स्टेटमेंट है, ऐसे ही नहीं है कुछ भी। तो कर्नल टाड कहते हैं कि जो राजपूत हैं, पहली बात तो कर्नल टाड ने कहा जो राजपूत हैं भारत के, वो भारत के नहीं है। और ये प्रूफ भी होता है, ये प्रूफ भी होता है कि जो राजपूत हैं भारत के वो भारत के नहीं है, वो कहाँ के हैं। कि मैंने बताया हम देखो सारी हिस्ट्री नहीं देख सकते, हमें कुछ पोर्शन छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि पैट ने हमें सिलेबस दिया है कि हम इतना ही पूछने वाले हैं आपसे, तो हम केवल उतना ही पढ़ने वाले हैं, हम फालतू नहीं देखने वाले। तो इसमें क्या है, इन्होंने कहा राजपूत जो है शक, कुषाण व हुणों के सामंत हैं। शक शासक, कुषाण शासक व हुण शासक इनके सामंत है। मतलब सामंत क्या होते हैं, अधिकारी हैं। मतलब ये लोग चले गए अपने अधिकारी छोड़ के, और जो इनके अधिकारी थे यही आज क्या राजपूत कहला रहे हैं। तो ये कहता है कि जो राजपूत हैं भारत के मूल निवासी नहीं है, कि यहाँ पे अधिकारी के तौर में आए थे, मतलब गुलाम थे, गुलाम मतलब सेवक थे, किसके, इनके शक के, कुषाणों के, हुणों के। तो अभी क्या है, तो ये भारत में रहते हैं तो अपने आप को राजपूत कहने लगते हैं। ये कहता है कौन, कर्नल टाड। नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं मुख्य राजपूत राजा।
मुख्य राजपूत राजा जो इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका एक पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान फेमस है। दूसरा जयचंद, तीसरा है आपका राणा संग्राम सिंह, और नेक्स्ट है आपका राणा प्रताप सिंह आदि। ठीक है, तो हमें ज़्यादा नहीं, हमें जो हमारा फोकस रहने वाला है चौहान वंश पे रहने वाला है। चौहान वंश उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली वंश था। कौन सा वंश था उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली वंश? कौन सा था? चौहान वंश। चौहान वंश उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली वंश था, जिस चाहमान भी बोलते थे, चाहमान भी बोलते हैं, ठीक है, चाहमान या चौहान, उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली वंश। दूसरा पृथ्वीराज चौहान इस वंश का वीर प्रतापी व अंतिम शासक था। मैं ये नहीं कह रहा संस्थापक है, मैं बता दूं आपको, मैं कह रहा हूं इस वंश का सबसे वीर प्रतापी व ताकतवर राजा कौन है? कौन है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान इस वंश का सबसे प्रतापी वीर शासक था। अब बात करते हैं चौहान वंश का जो अगर चौहान वंश के संस्थापक पूछा जाए, वैसे नहीं पूछते लेकिन फिर मैं बता दे, लिखा है मैंने, इसका संस्थापक है वासुदेव। चौहान वंश का जो संस्थापक है वासुदेव था। इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी अहिछत्र। इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी, क्या बनाई थी? अहिछत्र। किसने? वासुदेव ने। वासुदेव कौन? चौहान वंश का संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी से देखो चौहान वंशी अजय राज ने अजमेर की स्थापना की, वह राजधानी बनाया। चौहान वंश का ही एक राजा था अजय राज। चौहान वंश का ही एक राजा है कौन? अजय राज, जिसने अजमेर की क्या की? स्थापना की है। और अजमेर की स्थापना करने के बाद जो चौहान है उनकी राजधानी बना दी क्या? अजमेर। अजमेर की स्थापना किसने की? अजय राज ने। ठीक है, अजय राज कौन था? चौहान शासक था, और उसने क्या करा? अजमेर को राजधानी बना दिया। अब देखो यहां से आपको वही चीज की आपको क्या ट्रिक आनी चाहिए? माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। अपने दिमाग में पढ़ो, सोचो क्या क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले चौहान वंश का संस्थापक कौन? वासुदेव। वासुदेव की राजधानी क्या? अहिछत्र। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, इस वंश का सबसे वीर प्रतापी शासक कौन? पृथ्वीराज। इस वंश का अंतिम शासक कौन? पृथ्वीराज। ठीक है, ये सारी चीजें। या फिर ये कि जो राजपूत हैं उन्हें शक कुषाणों या हुणों का सामंत किसने कहा? किसके अनुसार जो राजपूत थे शक कुषाणों के सामंत थे? किसके? कर्नल टाट के अनुसार। देखो जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसे आप दिमाग में पढ़ो और फिर कोशिश करो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनने वाला है। बस ये चीज आप समझ सीख जाओ। मैं आपको पढ़ाने नहीं आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको कोई चीज रटवाने नहीं आ रहा हूँ। कि अगर मैं देखो आपको एक चीज बताऊँ, अभी जो टाइम हो रहा है, मैं कोई दिन में रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्लास। अगर मैं आपको टाइम भी दिखाऊं, अभी जो टाइम हो रहा है रात के 12:30 बज रहे हैं, और रात के 12:30 बजे मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 12:30 बज रहे हैं, देखिए 1 मिनट, 12:30 बज रहे हैं, 0025। ठीक है, तो आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करके तैयार कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज कि मेरा मानना है कि आप लोगों के लिए मेरा जल्दी से जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। तो मेरा भी यही रहता है कि मैं एक कल जो कम से कम मटेरियल हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा हो, तो वो चीज़ करने की मेरी कोशिश रहती है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का शासनकाल कब से कब तक है? 1178 से लेकर 92 ईस्वी तक। 1178 से लेकर 92 ईस्वी तक पृथ्वीराज थर्ड का शासनकाल रहा है। इसने चंदेल शासक परमाद्री देव को हरा दिया था। इसने चंदेल शासक कौन? परमाद्री देव को हराया था। किसने हराया था परमाद्री देव को? पृथ्वीराज थर्ड ने। परमाद्री देव कौन था? चंदेल शासक था। नेक्स्ट, इसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? पृथ्वीराज थर्ड को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखो ये आपको याद रहे ना रहे डजेंट मैटर, आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये जो है ना आपको याद रहना चाहिए। चित्रायन का युद्ध कब हुआ? 1191 में हुआ। ठीक है, किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज थर्ड के बीच हुआ। कौन जीता? भाई साहब पृथ्वीराज थर्ड जीता पहले में। तो एक चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ पे मोहम्मद गोरी जो था, कहते हैं मोहम्मद गोरी ने 17 बार आक्रमण किए भारत पर। मोहम्मद गोरी ने की ना। ठीक है, और दूसरी ये कि देखो ये ना एक योद्धा है, एक प्लेयर है, खिलाड़ी है। कौन? पृथ्वीराज, ये मोहम्मद गोरी एक ऐसा योद्धा है, एक ऐसा खिलाड़ी है
जिसे सीखना है, जिसे जीतना है, जिसे हारना भी है लेकिन जीतना है, वो गिरेगा भी, जीतेगा भी। ये कहता है मैं जिंदगी में चाहे कितना भी हार जाऊं, लेकिन मैं लास्ट तक कोशिश करूंगा, मैं जब तक जीत नहीं जाऊंगा, मैं जब तक कोशिश करता रहूंगा। देखो, मैं भारत के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा, देखो भारत के अकॉर्डिंग तो मोहम्मद गौरी बिल्कुल अच्छा नहीं है। भारत के अकॉर्डिंग तो मोहम्मद गौरी बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने भारत पर कई सारे आक्रमण किए बार बार, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे एक व्यक्तिगत रूप से, एक व्यक्तिगत अलग पर्सनैलिटी के रूप से देखा जाए, तब समझ में आती है उसके बारे में बहुत सारी चीजें, कि किस लेवल का मोटिवेशन लेवल है उस व्यक्ति के अंदर, किस लेवल का मोटिवेशन लेवल होगा इसके अंदर। हारता है, भागता भी है। देखो इसका क्या है, एक टाइम है सामने डट कर लड़ता है, खड़ा रहेगा, युद्ध करेगा, और जब इसे लगता है कि हारने वाला, भाग जाएगा। तो क्या है इसका, इसे हारना भी है, युद्ध भी लड़ना है, और जीतना भी है। तो इसका मानना है कि जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगा, जब तक मैं युद्ध करूंगा। तो मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है। तो किसी दिन और एक अलग क्लास में, जैसे अलग क्लास चली जब देखेंगे। लेकिन आप हारो, चाहे गिरो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो आपने एक बार अपना टारगेट फिक्स कर लिया ना कि मुझे ये करना है, तो करना है, चाहे कुछ हो जाए। एक बार जब कोई टारगेट फिक्स कर लेते हो ना, तो समस्याएं बहुत आएंगी रास्ते में। मैं भी अगर अपने बारे में बताऊं, मैं भी रात बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं क्लास करा रहा हूँ। समस्याएं हैं, समस्या सबकी लाइफ में, समस्याएं बहुत आएंगी, लेकिन एक बार जो टारगेट फिक्स कर लिया, हाँ भाई मुझे अचीव करना है, एनी हाउ, अब एनी हाउ, बस कुछ भी हो मैं तो इसे अचीव करके ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो, लग जाओ। तो उसी तरह का व्यक्ति है भाई साहब मोहम्मद गौरी। हारता है लेकिन जीतने के लिए संघर्ष करता रहता है, और फिर जीतता भी है। जो व्यक्ति लगातार संघर्ष करता है, हो सकता है कि ना जीते। तो ये उस तरह का व्यक्ति है। पहला हारा 1191 में, फिर आ गया 1 साल बाद कि भाई साहब कोई बात नहीं, तूने मुझे मारा था, दिक्कत नहीं है, मैं फिर आऊँगा, मैं फिर लड़ूंगा, मैं हारने के लिए फिर तैयार हूँ, और जीत गया तो मेरा नसीब है। तो वही चीज़ है, वही चीज़ है ना। देखो तुम हरा तो अच्छी बात, लेकिन गलती से मैं जीत गया ना, तो हाहाकार मचा दूंगा। तुम खूब अपने नसीबों को चला लो, अभी वक्त तुम्हारा है, अभी वक्त तुम्हारा है, इसलिए सारी छूट तुम्हें दी है। जो करना है कर लो, जाओ। लेकिन जिस दिन वक्त हमारा होगा ना, सोच लेना फिर क्या होगा। तभी वक्त तुम्हारे लिए छोड़ रखा है, जितने हाथ पैर फेंकने फेंक लो, ठीक है। तो वही हाल है इनका, ये वही कहते हैं, तुमने उस दौरान मुझे हरा दिया, जो भी करा, लेकिन मैं फिर लड़ने आ गया, और फिर 1192 में आता है, और फिर भाई साहब जीतता है। और जब यहाँ जीतता है, तो यहाँ से कैदी बनाएगा किसे, पृथ्वीराज को, मारेगा नहीं, यहाँ से ले जाता है अपने साथ। अब यही बनती है चंद्रबरदाई की कहानी। चंद्रबरदाई की कहानी है, जो इसकी कवि, इसके दरबार में एक कवि है, इतिहासकार है, ठीक है। एक काव्य लिखती, वो उन्होंने लिखा है, चंद्रबरदाई ने, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। उसमें क्या लिखा है, जो हम एक मूवी देखते हैं, देखो मैं एक से ना 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं, 5 या 10 मिनट। मैं थोड़ा क्यों टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपसे। तो इसी उसी कहानी में कहा गया है, जो अभी मूवी आई है पृथ्वीराज, उस जो मूवी है पूरी पूरी चंद्रबरदाई का जो महाकाव्य है, कौन सा, पृथ्वीराज रासो, उस पर बनी हुई है। तो उसमें वो इतना कहती है कि हाँ जी, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को उठा के ले गया, और पृथ्वीराज वहाँ पे एक खेल चल रहा है, खेल के दौरान पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया बहुत टाइम पहले, और अंधा करने के बाद भी पृथ्वीराज को अब खेल में उतारा गया है धनुष के तीर कमान के। कहा जाता है कि पृथ्वीराज के आंखें बंद होने के बाद भी इस तरह का एक निशाना है, और वो एक आंखें बंद करके भी एक ऐसा निशाना लगाएंगे, और जब निशाना लगाएंगे और तीर छोड़ेंगे, तो किसे जाके लगा है, किसे जाके लगा है, जो बताया गया है मोहम्मद गौरी को। तो ये कोई रियलिटी नहीं है, उन्हें खुद दिमाग में बस सोच रही है, वो कह रही है कि ऐसा हो, चंद्रबरदाई ऐसी बात कह रही है कि ऐसा हो, रियलिटी नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए शायद। तो चंद्रबरदाई की कहानी है पूरी पूरी, रियलिटी कुछ नहीं है, वो अपने सोचा है, क्योंकि चंद्रबरदाई तो कभी गई भी नहीं, चंद्रबरदाई तो कभी मिलने भी नहीं गई भाई साहब, जेल में मिलाई करने भी ना गई कभी, अगर जाना हो तो सही से।
ठीक है, तो पूरी पूरी कहानी है, उन्होंने बस एग्जैगरेट किया है, सो बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको इन दोनों युद्धों की डेट याद होनी चाहिए, 1191 1192। पहला कौन जीता? पृथ्वीराज जीता। दूसरा कौन जीता? मोहम्मद गौरी जीता। इस युद्ध के बाद, नेक्स्ट लिखो, इस युद्ध के बाद चौहान वंश समाप्त हुए, तुर्क शासन शुरू हो गया। इस युद्ध के बाद कौन सा, जब जिसमें ये पृथ्वीराज हार गया, तो उस युद्ध के बाद क्या होगा भाई साहब? सीधी बात है, अंतिम शासक है, हमने पहले ही देख लिया। इस वंश का इस वंश का अंतिम शासक था, ये अंतिम शक्तिशाली शासक था। और जब भाई साहब ये चला गया यहाँ से, तो क्या होगा? सीधी बात है, चौहान वंश समाप्त होगा, तुर्क शासन आ जाएगा, तुर्क शासन शुरू हो गया यहाँ पे। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य, मैंने देखो अभी बताया ना आपको, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य तथा पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की है। तो पृथ्वीराज रासो में क्या है, वही एग्जैगरेट करके पूरी कहानी लिखी है और कुछ नहीं है। बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है, सोच के कि ऐसा होगा। ठीक है, तो चंद्रबरदाई का जो महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और इसमें क्या है? पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य। ठीक है, अगला देखते हैं, जो अगला वंश है इसमें देखते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहार वंश, तो गुज्जर प्रतिहार वंश, देखो इसके बारे में ज़्यादा नहीं, बस बहुत नॉर्मल पढ़ने वाले हैं। इसके संस्थापक कौन है? नागभट्ट। मालवा का शासक है, मालवा का शासक था नागभट्ट, जो गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है आपका मिहिर भोज, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। गुज्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? मिहिर भोज। ठीक है, राजेश्वर को महेंद्रपाल फर्स्ट तथा महिपाल दोनों ने संरक्षण दिया था। राजेश्वर को महेंद्रपाल फर्स्ट तथा महिपाल ने संरक्षण दिया था। ठीक है, 1018 ईस्वी में गजनवी ने कमजोर राज्यपाल को हरा, जो यहाँ का जो इनका जो राज्यपाल था वो कमजोर था, उसे हराकर अपने अधीन कर लिया। कब? 1018, मतलब गुज्जर प्रतिहार वंश भी 1018 में समाप्त हो गया। बस इतना समझ लो, क्यों समाप्त हुआ? इनका राज्यपाल कमजोर था। ठीक है, अगला देखते हैं गहड़वाल वंश। हाँ जी, गहड़वाल वंश, इसका संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। और इसकी नींव इन्होंने कहाँ रखी थी? कन्नौज में। कहाँ था इसका मतलब? कन्नौज में था ये वंश, गहड़वाल वंश। ठीक है, इस वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? गोविंद चंद्र। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? गोविंद चंद्र। इसके मंत्री हैं एक लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु। इसके मंत्री हैं लक्ष्मीधर ने एक कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है। बस वो पूछ सकते हैं, कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किसने की? लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर किसके मंत्री थे? तो भाई साहब किसके? गोविंद चंद्र के। ठीक है, अंतिम शक्तिशाली शासक कौन है इस वंश का? जयचंद। भाई साहब जयचंद इस वंश का अंतिम शक्तिशाली है, जिसे 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध लड़ा, जिसमें वह मारा गया था। कौन? जयचंद। जयचंद मारा गया कब? 1194 में। ठीक है, इस और किस वंश का शक्तिशाली शासक था? वो गहड़वाल वंश का शक्तिशाली अंतिम शासक था, जिसे 1194 में मोहम्मद गौरी ने मार डाला चंदावर के युद्ध में। चंदावर का युद्ध, ध्यान रखना, चंदावर का युद्ध किस किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। ठीक है, इसी में एक आगे एक चीज है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज थर्ड ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। मतलब वही रासो के, उसके पृथ्वीराज रासो के अनुसार। अब ये रियलिटी है या नहीं है, ये कोई पक्का नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया, हाँ ऐसा पृथ्वीराज रासो ने लिखा है, ऐसा हो सकता है। रियलिटी का कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं। तो ये है आपके क्या राजपूत काल। देखो राजपूत काल के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा और जान लो, बस 2 मिनट लूंगा और आपकी, उससे ज़्यादा नहीं, 2 मिनट आपसे बस रुकिए। उसके बाद आप दूसरे जो नेक्स्ट हमारी टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास है, उसे आप देख लेना। जो राजपूत काल रहा, इसमें सबसे बड़ी कमी का अगर एग्जाम्पल दूं तो उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हम देखते हैं राजा रतन सिंह। आगे हम देख भी लेंगे मिडिल हिस्ट्री में एक बार। राजा रतन सिंह कहाँ के शासक थे? राजस्थान के। जो पद्मावत बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी अपहरण करना चाहता था। मैं रियलिटी बताऊं, राजा रतन सिंह को मैं सलूट करता हूँ। उसने ना सबसे बोला है आसपास के शासक से, उन्होंने आसपास के सब शासकों से बोला है, देख भाई मैं युद्ध करूंगा, तुम बस मेरी हेल्प कर दो अलाउद्दीन से युद्ध लड़ने के लिए।
लेकिन वही बात ये लोग इकट्ठे नहीं हुए, और इकट्ठे ना होने के कारण राजा रतन सिंह ने कहा ठीक है भाई तुम इकट्ठे नहीं हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक स्वाभिमानी हूँ और मैं युद्ध लड़ूंगा। और युद्ध लड़ते भी हैं, और रियलिटी है राजा रतन सिंह जीत भी देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कोई औकात नहीं थी राजा रतन सिंह को हराने की, वो तो साला बस उसने धोखे से हरा दिया था। धोखे से हराता है जो दिखाया जो पढ़ने में आता है, ठीक है। तो ये सब आपका क्या था, आपका राजपूत काल हमने देख लिया। इससे अगला जो आपका टॉपिक होने वाला है, 1 मिनट में आपको बता दूं, राजपूत काल के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, 1 मिनट बस, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत ज़्यादा नहीं, हम 1 या 2 क्लास में सब कुछ कर लेंगे जितना भी दिल्ली सल्तनत है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गुड नाइट।